ओम। सभी देशवासियों को संजीव कुमार का सादर नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज दिनांक 13 अगस्त 2025 के दिन YouTube पर अपने विशेष कार्यक्रम आपकी कुंडली के विभिन्न भावों में ग्रहों के फल के अंतर्गत आज हम राहु ग्रह के आपकी कुंडली के सप्तम, अष्टम और नवम भाव के फलों की चर्चा करेंगे और साथ में हम आपको कुछ उपाय भी अवश्य बताएंगे। देखिए, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल सके और आप वीडियो शीघ्र देखकर उससे लाभ ले सकें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों के बीच इसे शेयर अवश्य करें। देखिए, वैज्ञानिकों और ज्योतिषविदों के अनुसार राहु और केतु ग्रह का कोई भौतिक या भौगोलिक अस्तित्व नहीं पाया जाता है। हमारे वैदिक ज्योतिष में भी केवल 7 ग्रहों की ही कल्पना की गई है, जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। हाँ, राहु और केतु को हमारे ज्योतिषी विदों ने केवल छाया ग्रह मात्र बताया है। इसी प्रकार आधुनिक खगोल शास्त्र भी राहु को चंद्रमा का नोट्स के रूप से जानते हैं, अर्थात राहु को चंद्रमा का उत्तरी ध्रुव कहते हैं और केतु को चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि राहु चंद्रमा की जो छाया पृथ्वी पर पड़ती है वही छाया राहु और केतु के नाम से जानी जाती है। पुराणों में भी ऐसा प्रसंग देखने को मिलता है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तब उसमें 14 प्रकार के रत्न निकले थे, जैसे विष, लक्ष्मी, मदिरा, ऐरावत, कल्पवृक्ष, शंख, अश्व, कामधेनु और अमृत कलश। जब अमृत कलश आखिरी में निकला तब देवों ने इसका पान करना आरंभ किया। तब स्वरभानु नामक एक राक्षस ने उसको ऐसा प्रतीत हुआ कि हमारे आने तक यह कलश, यह जल खत्म हो जाएगा, तो उसने अपना भेष बदलकर देवों के साथ पंक्ति में जा खड़ा हुआ। ऐसा करने पर सूर्य और चंद्रमा को इसका ज्ञात हुआ तो सूर्य और चंद्रमा ने भगवान विष्णु को इसका बात बताई। ऐसा होने पर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उस स्वरभानु राक्षस की गर्दन को काट दिया। गर्दन काटने पर उससे पहले वह राक्षस यह जलपान कर चुका था। ऐसा होने पर वह अमर हो गया। इस प्रकार जो उसका सर कटा वह राहु ग्रह के नाम से जाना गया। उसमें सारी शक्ति समाई हुई थी। वह कुटिल था, चलाक था और बुद्धि में काफ़ी शक्तिशाली था। नीचे का धड़ केतु खिलाया जिसमें बुद्धि नहीं थी, दिमाग नहीं थी, इसलिए वह जन्म जन्म से इधर उधर भटकता है और कुछ नई नई खोज करने की प्रवृत्ति उसमें पाई जाती है। ऐसा होने पर ऐसा कहा जाता है कि राहु और केतु, चूँकि चंद्रमा और सूर्य ने उनका सर कटवाने में मदद की थी, तो वो उनको हमेशा ग्रहण लगाते हैं और उनको वो शत्रु की दृष्टि से देखते हैं। इसी प्रकार भगवान नारायण को भी, जो कि बृहस्पति ब्रह्मा जी के अवतार हैं, उनको भी राहु और केतु चंडाल की दृष्टि से देखते हैं। देखिए, राहु स्वयं चंडाल जाति के हैं, वे तामसी प्रवृत्ति के हैं, अधर्मी हैं और उपद्रव करने वाले होते हैं। राहु भी शनि ग्रह के भांति श्याम वर्णीय है और उनका रंग काले रंग का है और वे ग्रे रंग को रिप्रेजेंट करते हैं। उनका वाहन सिंह को माना गया है। इसके अतिरिक्त बिल्ली और कुत्ता भी उसके वाहन माने गए हैं। देखिए, वास्तु में राहु से संबंधित कहा गया है कि यदि आपके घर की चौखट के सामने गंदा पानी है, इकट्ठा होता है, सामने कोई नाला है, गटर है, घर में सीलन की समस्या बनी रहती है, घर की छत टपटपाती रहती है, आपके घर में सीलन की समस्या रहती है, या आपके घर में कोई सीलन की गंध आती है, या आधुनिक काल में जो इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं हमारे घर में पाई जाती हैं उनमें समस्या बनी रहती है, वे ख़राब हो जाते हैं, घड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं, आपके घर में कूड़ा कबाड़ इकट्ठा रहता है, आपके घर में भारी वायु
दूषित वायु बनी रहती है, आपके घर के सामने कोई पड़ोसी संतानहीन है या किसी को पितृदोष है, या पड़ोस में कोई हलवाई की दुकान है, रेस्टोरेंट है या बनबूजे की दुकान है, तो ऐसा होने से हम कह सकते हैं कि आपके घर का वास्तु राहु ओरिएंटेड है और राहु आपके घर में गलत परिणाम देगा। देखिए, राहु एक राशि में 18 महीने तक संचार करते हैं और उनकी महादशा भी 18 साल की मानी गई है। राहु की पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि मानी गई है। राहु मिथुन राशि या वृषभ राशि में उच्च के माने जाते हैं। इसी प्रकार धनु राशि या वृश्चिक राशि में वे नीच के माने जाते हैं। राहु आद्रा, स्वाति और शतभिषा नक्षत्रों के स्वामी माने गए हैं। देखिए, आधुनिक काल में खास तौर से पिछले 100 सालों में यूरोप में और हमारे देश में पिछले 25 से 30 सालों में जो परिवर्तन आया है, वह परिवर्तन राहु के कारण ही आया है। आधुनिक समाज में राहु को सभी ग्रहों का राजा माना गया है और हमारे दिन प्रतिदिन की जिंदगी यात्रा में सुबह से लेकर राहु तक राहु से संबंधित हम सभी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। जैसे सुबह उठते ही हम ब्रश करते हैं, पेस्ट करते हैं, ये सब आर्टिफिशियल राहु ओरिएंटेड चीज़ें हैं। इसी प्रकार घरों में लाइट जलना, इलेक्ट्रॉनिक सामान का होना जिसका हम उपयोग करते हैं, मोबाइल फ़ोन, टीवी, फ्रिज, एसी, कार, ये सब राहु ओरिएंटेड चीज़ें हैं। इस प्रकार आज का मानव पूरी तरह से राहु ओरिएंटेड हो गया है। इसके अतिरिक्त हम आज जो भी खाना खा रहे हैं उसमें 50% हम बंद डिब्बे का या पैकेट वाला भोजन खा रहे हैं। यह सब आर्टिफिशियल भोजन होता है जो राहु ओरिएंटेड होता है। इसी प्रकार आज के मेडिकल युग में जो भी एलोपैथी दवाइयाँ हैं वे सब केमिकल बेस की होती हैं, वे सब भी राहु ओरिएंटेड होती हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि एलोपैथी दवाइयाँ कभी ना कभी साइड इफ़ेक्ट अवश्य करती हैं, इसलिए कहा जाता है कि राहु का साइड इफ़ेक्ट हमेशा होता है। चूँकि ये दवाइयाँ हमारे शरीर पर साइड इफ़ेक्ट करती हैं और हम जो 5 तत्व के बने हुए हैं वे राहु से कोसों दूर हैं, इसलिए वो हम पर ग्रहण लगाती है। यदि हम आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल करें जो कि बृहस्पति ओरिएंटेड है, सूर्य ओरिएंटेड है, चंद्रमा ओरिएंटेड है, वे दवाइयाँ हमको कारगर रूप से हम पे काम करती हैं और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। देखिए, अब हम आपको बताएंगे कि शुभ राहु यदि आपकी कुंडली में है तो किस प्रकार के लक्षण या प्रभाव हमारे जीवन में देखने को मिलते हैं। देखिए, यदि राहु ग्रह अपनी उच्च राशि में है, आपके मित्र राशियों के साथ है, मित्र ग्रह उसको देखते हैं, मित्र नक्षत्र में वह बैठा हुआ है, तो जातक पर शुभ प्रभाव देता है। वैसे राहु कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से 3, 6, 10वें और 11वें भाव में प्रायः शुभ फल ही अधिक देता हुआ अवश्य दिखाई देता है। यदि राहु आपकी कुंडली में शुभ अवस्था में है तो जातक की बुद्धि तीक्ष्ण होती है, अनुसंधान करने वाली होती है, खोजी प्रवृत्ति की होती है। ऐसा जातक जासूसी करने में माहिर होता है। उसको आधुनिक संचार के साधनों का पूरा सुख मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक साधनों में उसकी रुचि होती है और उसका वह भरपूर उपयोग करता है। जातक को अपने जीवन में अचानक शुभ लाभ मिलते हैं, जैसे धन की प्राप्ति होती है, अचानक अच्छी नौकरी मिल जाती है। इसी प्रकार राजनीति में भी उसको बड़ी सफलता मिलती है। इसके अतिरिक्त यदि राहु आपकी कुंडली में शुभ अवस्था में है, खासतौर से पंचम ग्रह में बैठा हुआ है, तो जातक को सट्टे, लॉटरी, शेयर बाजार में खूब सफलता मिलती है। देखिए, अपना कोई भी कार्य करने में ऐसा जातक साम, दाम, दंड और धोखे जैसे साधनों का भी सहज प्रयोग करता है और अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर वह अग्रसर रहता है और उसमें उसको सफलता मिलती है और उसको सुख मिलता है और उसको जो ये सुख और सफलता मिलती है वे भी दीर्घकालिक अवश्य बनती है। अब हम आपको बताएंगे कि अशुभ राहु के लक्षण किस प्रकार होते हैं। यदि आपकी कुंडली में राहु शत्रु राशि में बैठा है, शत्रु ग्रहों के साथ बैठा है, युति कर रहा है, दृष्टि है, तो कुछ ऐसे प्रभाव अवश्य दिखने को मिलेंगे। जैसे जातक हमेशा मति भ्रम में रहेगा, मानसिक तनाव में रहेगा, उसकी वाणी कठोर होगी और झूठ बोलने वाला ऐसा जातक होता है। ऐसा जातक तामसिक प्रवृत्ति का होता है, वृत्ति का होता है। तामसिक भोजन में, मदिरा पान में उसे खूब रुचि होती है। ऐसा जातक अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी को भी धोखा देने में माहिर होता है और चंडाल जैसी प्रवृत्ति करता है, अर्थात मुंह में वो राम राम बोलता है और बगल में छुरी का प्रयोग अवश्य करता है। इसी प्रकार जातक को 3 से 5 वर्ष की उम्र में 3 से 5 वर्ष की उम्र में जातक को
त्वचा रोग होना संभव होता है, हृदय रोग होना संभव होता है। ऐसा जातक कुछ यात्राएं भी अधिक करता है। वैसे राहु ग्रह जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह पर अपना शुभ या अशुभ प्रभाव अवश्य देता है। जैसे सूर्य के साथ यदि राहु की युति होती है तो सूर्य को ग्रहण लगता है तो जातक के सम्मान में भी कमी आती है। इसी प्रकार जातक के पिता को भी सम्मान में कमी आती है, उसको हृदय रोग होता है और उसे पिता से कष्ट मिलता है। इसी प्रकार जातक की अपनी आत्मा भी हमेशा अतृप्त रहती है, उसको पिशाच बाधा का भी सामना करना पड़ता है। सरकार से भी दंड मिलने की संभावना रहती है और धन चोरी करने में भी ऐसा जातक माहिर होता है, उसका स्वयं का धन भी कोई दूसरा जातक चोरी कर ले जाता है। इसी प्रकार राहु ग्रह यदि बुध से युति करता है तो जातक की बुद्धि तो तीक्ष्ण होती है, लेकिन वह बुद्धि का गलत प्रयोग करता है। जैसे वे अपनी बुद्धि का प्रयोग चोरी करने में, धोखा देने में करता है। इसी प्रकार राहु और गुरु की युति होती है तो जातक का चंडाल योग बनता है, अर्थात वह गुरुओं का सम्मान नहीं करता है, धर्म का पालन नहीं करता है। इसी प्रकार अपने धर्म में उसकी रुचि कम होती है और विदेशी धर्मों में उसकी रुचि होती है। धर्म में वह तर्क वितर्क अवश्य करता है, वह कायर तक भी बन जाता है। इसी प्रकार अशुभ राहु जातक को मानसिक रोग देता है, अनजाना भय देता है, उसको वायु जनित या गैस की समस्याएं भी हमेशा बनी रहती हैं। जातक नशे का आदी भी बन जाता है। संबंधों में भी जातक को समस्याएं आती हैं, सरदर्द बना रहता है, जोड़ों में दर्द बना रहता है, रात की नींद भी उसकी हमेशा प्रभावित होती है। कुल मिलाकर जातक क्रोधी होता है और चिड़चिड़ापन का शिकार होता है। जातक संबंधों का प्रश्न है, पति पत्नी में अनबन होना, परिवार के सदस्यों में अज्ञात झगड़े होना, आर्थिक हानि होना, करियर में समस्याएं आना और असफलता मिलना, समाज से जातक का अलगाव बढ़ जाना, उसके पालतू जानवरों की मृत्यु हो जाना, संपत्ति विषयों में परेशानी आना, कानूनी मामलों में जातक का फंसना या वाहन दुर्घटना होना, ये सब लक्षण अशुभ राहु के आपकी कुंडली आपके जीवन में होने के होते हैं। वैसे राहु प्रायः 42 वर्ष की उम्र के बाद अपने शुभ या अशुभ प्रभाव या परिणाम अक्सर तेजी से दिया करता है। अंक शास्त्र के अनुसार राहु का अंक 4 है। देखिए, यदि राहु आपकी शुभ अवस्था में है तो जातक तकनीकी क्षेत्र, मीडिया क्षेत्र, राजनीति, डिजिटल मार्केटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर, इंटरनेट प्लेटफॉर्म के कार्य करता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा उसे फिल्म शूटिंग करना, मॉडलिंग करना, ब्यूटी पार्लर के कार्य, रिसर्च करना, चमड़ा लेदर उद्योग के कार्य, नशीली वस्तुओं का व्यापार करना जैसे सिगरेट, गुटखा, शराब, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार करना, ये सब कार्य राहु ओरिएंटेड कार्य होते हैं। और ऐसे कार्यों में जातक की सहज रुचि होती है और जातक दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करता है और खूब धन अर्जित करता है। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि आपकी कुंडली में राहु अशुभ अवस्था में है तो उसकी अशुभता को कैसे कम किया जाए और उसकी शुभता को कैसे बढ़ाया जाए। देखिए, राहु के भगवान शिव, भगवान हनुमान जी और भगवान भैरव जी आराध्य देव माने गए हैं। अतः जातक को भगवान शिव, हनुमान जी और भैरव की आराधना, पूजा अर्चना करनी चाहिए। देखिए, गायत्री मंत्र का आपको निरंतर जाप करना चाहिए जो राहु के अशुभता को कम करता है। गायत्री मंत्र के जाप करने से जातक की मस्तिष्क, जातक की बुद्धि सत्कार्यों की ओर प्रेरित होती है और जातक के अंदर जो विषैली हार्मोन्स होते हैं उसको वो फिल्टर करता है। इसी प्रकार भगवान सूर्य को भी प्रतिदिन जल देना चाहिए, माणिक्य धारण करना चाहिए। ऐसा होने से जातक के शरीर में सूर्य का प्रभाव बढ़ता है और विषैले जो तत्व होते हैं राहु ओरिएंटेड वो हमारे शरीर से निकलते हैं। इसी प्रकार राहु को नियंत्रण करने के लिए दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए, सरस्वती माता की पूजा करनी चाहिए, दुर्गा सप्तशती का भी पाठ करना चाहिए। इसी प्रकार अपने परिवार को संयुक्त रखना चाहिए, आपको अपनी फैमिली में रहना चाहिए और अपने ससुराल पक्ष से भी संबंधों को कभी भी ना बिगाड़ना चाहिए, क्योंकि हमारा ससुराल पक्ष भी राहु ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार सरसों का तेल, सरसों का बीज, सरसों के पत्ते और मूली को बहते पानी में बहाना चाहिए या दान करना चाहिए। इसी प्रकार कोयले को भी बहते पानी में बहाना चाहिए। इसके अतिरिक्त आप जो अनाज को किसी बड़े ज़मीन में दबाना चाहिए या उसको दूध से धोकर बहते हुए जल में बहाना चाहिए। इसी प्रकार आप धन या पैसा किसी सफाई कर्मचारी को या मसूर की दाल सफाई कर्मचारी को मंगलवार, शनिवार के दिन दान अवश्य करनी चाहिए।
आपको चांदी अपने शरीर पर भी किसी न किसी रूप में धारण अवश्य करनी चाहिए। पक्षियों को दिन प्रतिदिन दाना बाजरा भी अवश्य डाल सकते हैं। चंदन का टीका या चंदन की सुगंध भी नहाने के पश्चात अपने माथे पर, अपने कंठ पर अवश्य लगानी चाहिए। इसी प्रकार अपने घर में सूर्य और वायु के लिए पूरा पूरा प्रबंध करना चाहिए, अर्थात आपके घर में सूर्य की रोशनी और वायु खूब तरीके से आए, इससे राहु नियंत्रित रहता है। इसी प्रकार गौमूत्र का आपको जल में डालकर पान करना चाहिए और जल में डालकर गौमूत्र आपको स्नान भी करना चाहिए। इसी प्रकार नमक जल में डालकर प्रतिदिन उसे अपने घर में सफाई करनी चाहिए, पोछा लगाना चाहिए। तो इस प्रकार के कुछ उपाय करके भी आप राहु ग्रह को अवश्य रूप से नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये कार्यक्रम आपको कैसे लगा, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि राहु ग्रह 7वें, 8वें और 9वें भाव में किस प्रकार का फल प्रभाव देता है। सप्तम भाव में राहु, देखिए कुंडली का 7वां भाव हमारे दाम्पत्य जीवन, जीवन साथी, पार्टनरशिप, प्रतिदिन के कार्य, हमारे बिजनेस, हमारे मूड पर प्रभाव डालता है। यदि सप्तम भाव में राहु होता है तो प्रायः अशुभ फल ही अधिक मिलते देखे गए हैं। वैसे काल पुरुष की कुंडली में यह भाव तुला राशि को है, जिसके स्वामी शुक्र ग्रह होते हैं। वैसे तो शुक्र ग्रह और राहु ग्रह में मित्रता अवश्य रहती है, लेकिन शुक्र यदि इस भाव में बैठे होते हैं राहु के साथ तो जातक सभी प्रकार का नियंत्रण तोड़ देता है और वह विलासप्रिय भोग विलास में लिप्त हो जाता है। उसके जीवन साथी के साथ कई अन्य स्त्रियों से भी संबंध अवश्य जुड़ जाते हैं। प्राचीन काल में जैसा कि हम जानते हैं कि गुरु और सूर्य का प्रभाव अधिक देखने को मिलता था, इसलिए विवाह को केवल धार्मिक, नैतिक बंधन या संतान प्राप्ति तक ही सीमित माना गया था। आचार्यों के अनुसार पूर्व जन्म में जब हम अशुभ कार्य करते हैं तो इस जन्म में राहु ग्रह हमारे सप्तम भाव में आता है। ऐसा होने से जीवन साथी पूर्व कर्म में किए गए हमारे व्यवहार के परिणाम स्वरूप वह हमको परिणाम देने आता है। देखिए यहाँ राहु यदि शत्रु राशि में बैठे हुए हैं तो दाम्पत्य जीवन में सुख और चैन बर्बाद हो जाता है। पति पत्नी एक दूसरे पर शक करते हैं, उन दोनों में तनाव और भ्रम की स्थिति हमेशा बनी रहती है। किसी बाहरी व्यक्ति का दखल भी इस भाव में देखने को मिलता है। यदि स्त्री राशि में राहु यहाँ बैठा रहता है तो प्रायः शुभ फल अधिक देता है। विवाह जातक का शीघ्र हो जाता है और पति पत्नी में प्रेम भी बना रहता है। पति या पत्नी वैज्ञानिक सोच वाले होते हैं और व्यवहारिक होते हैं। शेयर बाजार सट्टे में भी लाभ होता है। ससुराल पक्ष से भी खूब दान और दहेज यहाँ मिल जाता है। यदि शत्रु क्षेत्रीय राहु यहाँ पर है तो विवाह में देरी होती है और अंतर्जातीय जीवन साथी भी मिलता है, अर्थात दूसरे धर्म का जीवन साथी मिलने की संभावना होती है। जीवन साथी आपकी अधिक आयु वाला हो सकता है। कभी कभी तो जातक विधवा से भी विवाह करता है। कभी कभी अवैध संबंधों जैसा प्रभाव भी यहाँ देखने को मिलता है। यदि राहु यहाँ शुभ अवस्था में है, युति में है, तो पार्टनरशिप में लाभ होता है। शादी के बाद जातक की इनकम में वृद्धि होती है और स्वयं की भी संसारिक प्रगति होती है और पराक्रम बल में भी जातक की वृद्धि होती है। कुल मिलाकर सप्तम भाव में राहु मिश्रित फल देता है, फिर भी बुरे फल कुछ अधिक ही देखने को मिलते हैं। अष्टम भाव में राहु अर्थात 8वें भाव में राहु का फल, देखिए यह भाव हमारे आयु मृत्यु पक्ष को दर्शाता है। विभिन्न प्रकार के अनुसंधान कार्य करना, रिसर्च करना, आधिपत्यिक वृत्ति करना, वसीयत और ससुराल पक्ष से लाभ और हानि करना, चिंता और भय को भी दर्शाता है। वैसे कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से यहाँ केतु ग्रह अच्छा फल देता है। यदि यहाँ राहु शत्रु क्षेत्री है तो या मंगल या सूर्य चंद्रमा की युति या दृष्टि से है तो जातक की मृत्यु अचानक अवश्य होती है। इसी प्रकार ससुराल पक्ष से भी संबंध उसके बिगड़ जाते हैं और मुकदमेबाजी तक हो जाती है। वसीयत संपत्ति संबंधित भ्रम और परेशानियाँ मिली रहती हैं या इन क्षेत्रों में धोखे मिलने की संभावना रहती है। यदि यहाँ राहु शुभ अवस्था में है तो जातक को वैज्ञानिक खोजी बनाता है। जातक आकाश पताल की छानबीन करने वाला होता है और रिसर्च करने में अग्रणी होता है। स्त्री राशि का राहु होने से यहाँ पत्नी तो अच्छी मिल जाती है, लेकिन फिर भी पत्नी की उम्र कुछ बड़ी होती है और कभी कभी पत्नी की मृत्यु शीघ्र हो जाती है तो जातक विधुर वाला जीवन जीता है। वैसे मृत्यु का ज्ञान जातक को यहाँ पर पहले मिल जाता है। जातक अपना निजी स्वतंत्र व्यवसाय भी यहाँ करता है। यदि राहु यहाँ पर शत्रु पीड़ित है तो जातक केवल धन कमाने में लिप्त रहता है। नैतिक अनैतिक सभी तरीकों से उसका उद्देश्य केवल धन कमाना ही होता है।
राजकीय नौकरी करता है तो वह रिश्वत लेता है और रिश्वत लेते हुए वह पकड़ा भी जाता है और दंड का भागीदार बनता है। जातक की मृत्यु विष से हो सकती है, जल से डूबने के लिए हो सकती है। कुल मिलाकर अष्टम भाव में राहु प्रायः अशुभ फल ही अधिक देता हुआ दिखाई देता है। नवम भाव में राहु अर्थात 9th हाउस में राहु, देखिए कुंडली के नवम भाव धर्म से संबंधित है, हमारे भाग्य से संबंधित है, ईश्वरीय आराधना से संबंधित है, उच्च शिक्षा के लिए, यात्राओं के लिए और हमारे पिता वर्ग को दर्शाता है। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से यह भाव धनु राशि को मिलता है जिसके स्वामी गुरु होते हैं। अक्सर राहु यहाँ धर्म विरोधी धर्म कार्य करवाता है। इसी प्रकार जातक ईश्वर में आस्था न रखने वाला या तर्क वितर्क करने वाला होता है। जातक के मुंह में राम राम बगल में छुरी जैसे कर्म करने वाला होता है। जातक धोखेबाज होता है और चंडाल कर्म करता है। उसके पिता भी कुछ इसी श्रेणी की हो सकते हैं यदि जातक की कुंडली में सूर्य की स्थिति केतु या शनि से संबंध रखती हो। देखिए राहु ग्रह नवम भाव में होने से जातक की इच्छा विदेश में प्रवास करने की, घूमने की हमेशा बनी रहती है, लेकिन फिर भी जातक को इसमें सफलता नहीं मिलती और धन का व्यय होता है। यहाँ जातक के प्रायः भाई नहीं हुआ करते हैं, यदि भाई होते भी हैं तो उसको बंधु हानि हमेशा झेलनी पड़ती है। नवम भाव में राहु होने से ईश्वरीय श्राप भी मिलता हुआ देखा गया है। देखिए यदि यहाँ राहु अच्छी अवस्था में होता है तो पत्नी से जातक प्रेम करता है, लेकिन फिर भी पत्नी के सम्मान को बनाए रखने के लिए जातक अपने परिवार का निरादर तक करता है। ऐसा जातक अपने जीवन साथी पर पूर्ण एकाधिकार रखने की कोशिश करता है। कभी कभी तो जातक को संतान पीड़ा के कारण भी दूसरा विवाह करना पड़ता है। देखिए यदि नवम भाव में स्त्री राशि का राहु हो तो संतान से कष्ट भी हमेशा झेलना पड़ता है। बहनों के लिए भी यहाँ राहु कष्टप्रद ही होता है। राहु की पंचम दृष्टि लगन में होने से जातक राजनीति कुटिल स्वभाव का होता है और ऐसा दृष्टिकोण रखता है। जातक की अपने बंधुओं के साथ भी तनाव भरी स्थिति बनी रहती है। प्रेम प्रसंगों में भी जातक प्रायः दिल की तुलना में अपने दिमाग से अधिक चलता है और अपने संबंधों का निर्वहन करता है। कुल मिलाकर नवम भाव में भी राहु के फल शुभ नहीं देखे जाते हैं, क्योंकि नवम भाव बृहस्पति का भाव को रिप्रेजेंट करता है और राहु उसके साथ शत्रुता रखता है। इसलिए इस भाव में राहु के प्राय अशुभ फल ही अधिक देखने को मिलते हैं। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। पुनः यदि आप लोगों ने हमारे चैनल MS ज्योतिषला को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी ओ